आज मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कम दस्तयाब होते हैं, मतलब एक ये नायाब किस्म की प्रजाति है और इनको कह लेंगे पाकिस्तान के बेवकूफ़ आशिक। ठीक है, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में रह रहे हैं और ये तड़पते रहते हैं पाकिस्तान वापस जाने के लिए, पर जा नहीं पाते। तो इनके आज हम देखेंगे कि इनके पास क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं वापस जाने के, मोटे मोटे या ख़ास। ठीक है, अच्छा फिर जब आर्ग्यूमेंट्स है तो भाई वापस चले क्यों नहीं जाते? ठीक है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे नहीं होते, क्योंकि ऐसा होना एक आपको काफ़ी लंबे अरसे के लिए तकलीफ़ में मुब्तला रखता है। तो पहले स्टार्ट करता हूँ 12 पॉइंट से कि इनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि बाहर नहीं रहना चाहते ये लोग, सबके लिए नहीं, इन लोगों के लिए। तो इनका नंबर 1 आर्ग्यूमेंट तो ये है कि भाई एक दरख्त एक इलाके का है, उसको आप उठा के किसी अच्छे इलाके में ले जाओ और उससे एक्सपेक्ट करो कि वो एक्सेल करेगा, तो वो कोई ऐसा ख़ास मतलब आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे आम के दरख्त को बोलो यार तू कहाँ मुल्तान की गर्मी में सड़ रहा है भाई, चौंसे आ जा मेरे साथ सवात चल। अब आप उसे सवात के खूबसूरत माहौल में जाके ले जाओ तो वो फल जो है ना वो आपको फिर चौंसे में वो मिठास नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप गर्मी सर्दी झेल लो लेकिन आप उस जगह के दरख्तों, उस जगह के ही आप वहीं पे ही फल दे सकते हो। तो उनका पहला आर्ग्यूमेंट ये है। नंबर 2 वो ये है कि आप पाकिस्तान में जब रहते हो वहाँ की मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड एक है, फिर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हो तो वहाँ भी आप मिडिल क्लास ही रहते हो। बहुत कम सक्सेस स्टोरीज होती हैं क्योंकि यहाँ आके लोग जॉब ही करते हैं, और मैं प्रॉपर अच्छी मुनासिब जॉब की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल जॉब की बात कर रहा हूँ। उनकी बात नहीं कर रहा कि यार ठीक है वो भी अच्छे पैसे बना लेते हैं कि यार टैक्सीज, सिक्योरिटी, फलाना ढिमाका, मगर वो करियर ओरिएंटेड नहीं है तो वो ओवर द लॉन्ग रन उनको फिर उसका टॉल देना पड़ता है। तो यहाँ पे उनका सेकंड आर्गुमेंट, बचत बहुत कम होती है। नंबर 3 वो ये है कि बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। हाथ से निकलने का ये मकसद है कि आप उन्हें जिस तरह परवान चढ़ाना चाहते हैं, जो तमीज़, तहजीब, अदब, कल्चर, रिलीजन देना चाहते हो वो आप नहीं दे सकते। ठीक है, और किसी हद तक स्पाउस भी हाथ से निकल जाते हैं, यहाँ पे ये होता है। नंबर 4 जो जिस आर्ग्यूमेंट को हम सबसे हल्का समझते हैं लेकिन उसमें वज़न है, वो ये है कि भाई अजान की आवाज़ नहीं आती, या हमारी कब्र जो है ना वो इधर बनेगी, हम नहीं चाहते, हमें अपनी मट्टी में दफन होना है। आप इस आर्ग्यूमेंट को हल्का ले सकते हो, बट जान है कुछ इसमें। नंबर 5 ये है कि यार यहाँ पे आपके दोस्त नहीं होते, आपका सोशल सर्कल बहुत महदूद होता है। मिलने को तो आप 1000 इवेंट्स हैं, 1000 लोग हैं, आप मिलते रहो, उसे दोस्ती नहीं कहते। जिस तरह आपके फेसबुक पे 1000 फ्रेंड्स हैं लेकिन मुसीबत के वक्त आपके पास 10 बंदे अगर फिजिकली अवेलेबल हो तो मैं समझूंगा बहुत बड़ी बात है। नंबर 6 ये होता है कि आपके रिश्ते कमर्शियल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं उनके वो रिश्ते जो कि भले ही आपके साथ नहीं हैं, जो साथ हैं वो तो साथ ही हैं खैर, लेकिन जो पीछे रह गए ना रिश्ते, आपके ब्लड रिलेशन भी आपसे कमर्शियल हो जाते हैं। आपके माँ बाप कमर्शियल हो जाते हैं, आपके बहन भाई आपसे कमर्शियल हो जाते हैं, उनसे आपसे मतलब आपका जो एक्चुअल बॉन्ड होता है वो वीक होने लगता है और आपसे फिर एक मटीरियलिस्टिक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। नंबर 7 जो कि हल्का आर्ग्यूमेंट है मगर है, वो ये कि आपके हासिदीन में इजाफा हो जाता है और खामखा के एक दुश्मन टाइप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो आपके वेल विशर्स नहीं होते, आपकी बुरा चाहते, उनमें एक इजाफा हो जाता है। नंबर 8 फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहने में बहुत डर ये होता है कि आपकी लाइबिलिटीज़ में बहुत इजाफा हो जाएगा, ख़ासकर अगर आप एक क्रेडिट इकोनॉमी का पार्ट बने, जो कि लोग बन जाते हैं कि यार ये चीज़ ख़रीद लो 4 किस्तों में पे कर लेना, तो बस कर लो, क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स बना रहे हैं, ख़रीदारियाँ हो रही हैं, इंटरेस्ट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, मॉर्गेज पे चीज़ें उठाई हुई हैं, आपकी बर्बादी के नुस्खे हैं। ये मैं अभी मज़हबी हवाले से बात नहीं कर रहा कि मज़हब क्या कहता है और क्या नहीं कहता, जो भी कहता होगा ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, यानी कि उनका भी आर्ग्यूमेंट है, ये मैं बता। नंबर 9 वो ये कि आपकी नस्ल में इल्हाद आने का बहुत चांस है, या कुफर का कम है, अब इल्हाद का ज़्यादा है, यानी कि वो एथीज़म का फ्यूचर है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में। तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि आज से आपकी दूसरी तीसरी नस्ल जो है वो भी मुसलमान होगी, तो मतलब हुस्न ज़न तो सभी को रखना है भाई, ज़ाहिर है, दुआएं करनी बस, लेकिन करते रहो। पाकिस्तान में आपकी औलाद कलमा गो रहे, ये बहुत ज़्यादा चांस है। गो के वो इंतहाई गंदे किस्म के मुसलमान होंगे, रिश्वतखोर, झूठे, बेगैरत
और बदतमीज़, बद तहज़ीब, लाक़ानूनियत के हामिल और यानी कि इस्लाम के नाम पे धब्बे, वो ये होंगे, लेकिन कलमा गो होंगे। तो आपको इसमें बैलेंस करना है कि यार यहाँ पे आके बच्चे तमीज़, तहज़ीब, टैक्स पेयर, लॉ को अबाइड करने वाले सारा कुछ होंगे, लेकिन बहरहाल कलमा छूटने का चांस है। नंबर 10 वो ये होता है, और ये एक इल्यूजन है माइंड का कि उनके पास यादें बहुत हैं, कि भाई यार उन्हें अच्छी यादें, असल में यादों के साथ भी प्रॉब्लम ये, ब्रेन आपसे अच्छी यादें पिक कर लेता है या बुरी यादें पिक कर लेता है। मिसाल के तौर पे आप एक टूर पे गए थे, तो जब वो टूर का टाइम गुजार रहे थे, वो टाइम एक्चुअली इतना अच्छा नहीं था, आपको रास्ते में उल्टियाँ लगी हुई थी, 2 नंबर खाना खाया था आपने, जायका कोई नहीं था, जिस होटल में रहे थे कंबल से बदबूएँ उठ रही थी, टॉयलेट अजीब ही था, वगैरह वगैरह, लेकिन आपको उस टूर की जब आप बाद में याद करोगे तो सिर्फ अच्छी यादें आएंगी। तो यही इन लोगों के साथ होता है कि इनको पाकिस्तान की सिर्फ अच्छी यादें आती हैं, और फिर चीज़ों को मिस भी कर रहे होते हैं कि यार शादी पे, ईदें वगैरह वगैरह, इवन कचरे की इन्हें बदबू नहीं, उन्हें कचरे की खुशबू लग रही होती है वो। नंबर 11 वो ये है कि माँ बाप से दूरी और बहन भाइयों से दूरी, तो ये उनको चीज़ एक खटकती है। और आखिरी पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है बुढ़ापे की तन्हाई। ये आपको काटनी पड़ेगी अगर आप बाहर आते हो, आपसे मुराद मतलब इन लोगों। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार इन लोगों को भाई इतनी अगर अक्ल है और ये रह रहे हैं और तड़प रहे हैं और खड़प रहे हैं, तो भाई आ जाओ, आओ आके भुगतो पाकिस्तान में या जहाँ के भी आप हो, तो क्यों नहीं आते आप भैया। तो इन लोगों को जिनसे मैं मिला हूँ एटलीस्ट, तो जो मेन रीज़न है उनके नंबर 1 वो ये है कि स्पाउस आने को तैयार नहीं है, और ज़्यादातर ये परचाती जो है ये मर्दों की है, औरतें कम होती हैं इस कैटेगरी की, लेकिन हैं थोड़ी, लेकिन कम है। तो आपका स्पाउस आने को तैयार नहीं है, और अगर बच्चे बड़े हो जाएं आपके इस माशरे में, वो भी वापस जाने को तैयार नहीं होंगे, तो ये आपके पैर की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाएगी। सेकंड है कि बच्चों की तालीम इस वक्त बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे इसलिए हम नहीं जा रहे ना, अभी बच्चा जो है ना बस चौथी में आया और छठी की तरफ जा रहा है, तो बड़ा क्रिटिकल टाइम, ये क्रिटिकल टाइम क़यामत तक रहता है। तालीम का क्रिटिकल टाइम कभी ख़त्म नहीं होता। नंबर 3 जो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि भाई क्यों नहीं जा रहा है, वो ये कि भाई वापस जाके क्या करेंगे, कोई इनकम स्ट्रीम नहीं है, वहाँ जाके आपके पास रहने का घर नहीं है, या नौकरी क्या करेंगे, नौकरी मिलेगी भी तो जितने की मिलेगी उतना तो अब एक लिविंग स्टैंडर्ड ज़ाहिर है हाल हो चुका है, आपका एक सेट हो चुका है, उसमें फिर वापस जाना तकलीफ़ दे। फिर नंबर 4 है वो ये है कि पाकिस्तान जिन्होंने बुलाना है आपको, जिन्होंने आपको आकर्षित करना है कि हाँ बेटा आ जा, वही बुलाने को तैयार नहीं है। यानी कि आपके माँ बाप, आपकी जिन लोगों की बीवियाँ वहाँ रहती हैं, या ऐसे तो कम है कि जिनके शौहर यहाँ रहते हैं और बीवियाँ बाहर कमा रही हैं, लेकिन वो नहीं आने देंगे। अगर शौहर भी होगा ना और बीवी बाहर कमा रही होगी, वो भी नहीं आने देंगे, बोलेगा अभी मत आओ, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी थोड़ा सा ये कर लें, मुन्नी की शादी कर लें, फलाने का ये हो जाए, वो भी नहीं आए। तो ये वो रीज़न है कि भाई वो क्यों नहीं वापस जाते। अब इम्पॉर्टेंट ये है इन लोगों का, क्योंकि ऐसे लोग थोड़ी तकलीफ़ में, बाहर रहने के बावजूद तकलीफ़ में रहते हैं, तो कौन लोग, अब हमें देखना होगा कि कौन लोग होते हैं जो कि ऐसे नहीं होते, जो कि बाहर आएंगे तो वो ऐसे नहीं बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा बन जाना एक तकलीफ़ दे अमल हो सकता है। तो ऐसे वो लोग होते हैं जो छोटी उम्र में ना आए, छोटी उम्र में आ जाएं, वो ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड ये है कि जो लोग मुल्क से तंग हो, यानी कि इतने तंग हो कि तकरीबन नफ़रत करते हो मुल्क से या उसके निज़ाम से, एटलीस्ट कह लें कि यार ये टूटी सड़कें, लोड शेडिंगें, मोबाइल छीनने, आपका रिश्वतें, डकैती हैं तेरी मेरे, वो बेजार हैं मुल्क से, बेरोज़गार हैं वगैरह। नेक्स्ट है ऐसे लोग जो कि बाहर आने के लिए मर रहे हैं, उन्हें बाहर आने का क्रेज़ हो, उनके लिए वो कोई स्टेटस सिंबल हो, उनके लिए कोई राह निजात हो, बाहर जाना उनके लिए, बाहर जाना जन्नत के मुतरादिफ हो, वो लोग ऐसे नहीं होते, वो लोग बाहर आके सेट रहते हैं। नेक्स्ट है ऐसे लोग जो कि वहाँ बहुत थोड़ी कमाई कर रहे हो जबकि उनका स्किल ज़्यादा हो, वो लोग बाहर आके खुश रहते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा डॉक्टर है कोई जो कि 6 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का हो चुका है और अभी भी 90,000 रुपये कमा रहा है, तो उसका स्किल बहुत है लेकिन वो वहाँ पे बहुत मतलब अंडर पेड है। तो ऐसा बंदा जब बाहर आएगा तो वो यहाँ आके खुश रहेगा, टिकेगा। और लास्ट है कि जिनका पीछे मोहब्बत करने वाला कोई ना हो या बहुत कम लोग हो, यानी कि जिनके माँ बाप नहीं हैं या हैं तो वो दूसरे बहन भाइयों के पास दूसरे मुल्क में हैं, वो खुद ही बाहर रहते हैं, दूसरे बहन भाई बाहर रहते हैं, दोस्त यार थे वो भी कट लिए या हैं ही नहीं इतने दोस्त यार, आपके पीछे चाहने वाले कोई नहीं है। तो ऐसे लोग भी जो जब बाहर आते हैं तो उनके पास पीछे जाने का
कोई ख़ास चार्म नहीं होता, तो वो नहीं जाते। इन सब बातों के बाद अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है, वो ये है कि जो लोग किसी भी कैटेगरी में थे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और अब उनसे पूछा जाए कि यार आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या आप दोबारा बाहर आके यही ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे? तो वो हैरानकुन तौर पे कहेंगे कि नहीं, हम अपने मुल्क में रहेंगे, मरेंगे, कटेंगे, ज़लीलो ख्वार होंगे, लोड शेडिंग भुगतेंगे, लेकिन बाहर नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस तरह भी ले सकता है कि आप पूरी ज़िंदगी तो आप अय्याशियों में गुजारते हो, और जब आप बिस्तर मर्ग पे होते हो आपसे पूछा जाता है हाँ भाई दोबारा मिले तो वो कहता है मैं दीन की खिदमत में गुजार दूंगा, या फैमिली को ज़्यादा टाइम दूंगा, और बच्चों को यूं कर दूंगा, अब तो गुजर गई भाई, अब क्या। लेकिन बहरहाल अब उसको आप किस हद तक वेटेज देते हो ये आपके ऊपर है। लेकिन एंड में जो इस तरह के लोग हैं उन्हें हम शायद बेवकूफ़ समझते हैं, या समझते हैं ऐसे है ही नहीं, ऐसे लोग मौजूद होते हैं, और हमें इनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये पाकिस्तान के सच्चे आशिक हैं, गो के हम इन्हें शायद थोड़ा सा बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो, आपको भी बाहर नहीं आना चाहिए, या आने से पहले वापसी के पूरे इंतज़ामात करके आएँ। अल्लाह हाफिज़।